जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, एमका प्रोग्राम को लेकर बेंगलोर बेस्ड ऑप्टिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ अनवील की गई है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक सिंगल सफायर हाउसिंग है जिसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को एकोमोडेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये EOTS जो है, ये भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से संलग्न है। जो डेवलपमेंट है, इसे एक सिग्निफिकेंट स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि एमका की टारगेटिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करेगा और इसे सही मायने में एक एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगा। अगर हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की बात करें, तो ये एक हाई परफॉर्मेंस लाइट वेट मल्टी फंक्शनल सिस्टम होता है, जो कि प्रिसीजन एयर टू एयर और एयर टू सरफेस टारगेटिंग कैपेबिलिटी को प्रदान करता है। इसे एमका के फ्रंट फ्यूजलाज में इंटीग्रेट किया जाना है और इसमें हमें एक ड्यूरेबल सफायर विंडो फीचर होती दिखाई पड़ेगी, जो कि अपने स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस के लिए जानी जाती है, जो कि डैमेज को रोकती है। और सफायर हाउसिंग जो है, ये जो सेंसिटिव टारगेटिंग सिस्टम है, इसको बचा करके भी रखेगी, इसके प्रोटेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। साथ साथ इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसका ड्रैग काफ़ी लो हो और ये स्टेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन करके चले, जो कि एमका का एक मेन यूएसपी है। EOTS को बेसिकली सेंट्रल कंप्यूटर से लिंक किया जाएगा, जो कि हाई स्पीड जो फाइबर ऑप्टिक इंटरफेस है, इससे होगा। और इसके अलावा जो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग है, ये भी यहाँ पर ध्यान में रखी जाएगी, जो कि ऑनबोर्ड सिस्टम से कनेक्टेड होगी। अब यहाँ पर रडार सिस्टम की बात करें, तो रडार सिस्टम बेसिकली रडार वेव्स को एमिट करते हैं, जिससे जो स्टेल्थ प्रोफाइल है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। लेकिन जो EOTS है, ये एक पैसिव सेंसर है, यानी कि ये टारगेट एयरक्राफ्ट को ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करेगा कि ये बिना रडार वेव्स को एमिट किए जो टारगेट है, इसको डिटेक्ट और ट्रैक कर सकेगा और टारगेट को इंगेज भी कर सकेगा। आपको F-35 जैसे एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी EOTS देखने को मिलते हैं और संभावित है कि एमका में भी आपको देखने को मिलेगा। हम सब जानते हैं कि इस समय MRFA में ग्रिपेन को लेकर सांप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वे में भारत के सामने आ रहा है और एक के बाद एक जो आकर्षक प्रस्ताव हैं, ये भारत के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच साप इंडिया के मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ एरोनॉटिक्स ऋतुराज त्यागी सर ने कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट जो है ग्रिपेन E की सामने रखी है, या यूँ कह लें, उन्होंने ग्रिपेन E की कुछ यूनिक एबिलिटी जो है ये सामने रखी है। उन्होंने कहा कि जो ग्रिपेन E फाइटर है, इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि आने वाले भविष्य में भी ये लगातार रिलेवेंट बना रहेगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस अपग्रेड देने की जो फैसिलिटीज़ हैं, ये उपलब्ध करवाई गई हैं। त्यागी सर ने कहा कि जो एयरक्राफ्ट है, बेसिकली ये इस प्रकार से बनाया ही गया है कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में काफ़ी फास्ट होगा और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ ग्रिपेन E लगातार चैलेंजेस को पूरा करने में भी सक्षम होगा। और अगर भारतीय वायुसेना इसको सेलेक्ट करती है, तो उन्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बीतते के समय के साथ जो टेक्नोलॉजी है पुरानी हो रही है, क्योंकि इसमें निरंतर जो कंटिन्यूअस अपग्रेड की सुविधाएं हैं, वो उनके पास होंगी। उन्होंने कहा ग्रिपेन का एक की फीचर है कि इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड का सेपरेशन है, यानी कि इंडिपेंडेंट मॉडिफिकेशंस की यहाँ पर जो स्वतंत्रता है, ये भारत के पास होगी। और ये इस चीज़ के लिए इंश्योर करेगा कि जो पेस है एडवांसमेंट का, ये लगातार बना रहेगा और इसके लिए कोई एक्सटेंसिव चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट में एक स्मॉल पैनल है, जो कि ग्राउंड क्रू को इनेबल करेगा कि वो आसानी के साथ सॉफ्टवेयर्स को लोड कर सकते हैं, फिर चाहे वो मिशन क्रिटिकल या फ्लाइट क्रिटिकल फंक्शंस के लिए हो। और इसके अलावा जो अपग्रेडेबिलिटी का ये फीचर है, ये आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना को लगातार यहाँ पर मदद करता रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ग्रिपेन को पिच किया जा रहा है, लेकिन अब संभावनाओं की बात करें तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि MRFA का मतलब ही होने वाला है कि जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि मीडियम वेट जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये होने वाले हैं। और ऐसे में अब जो मेन कंटेंडर्स हैं, इनमें अगर हम दावेदारों की बात करें, तो मेन अब कंपटीशन सही मायने में देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून, राफेल और F-15EX के बीच में है, जहां पर राफेल के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है यूनिवर्स की सुपर पावर यानी पाकिस्तान को लेकर के। हाल ही में आपको पता होगा कि चाइना ने अजरबैजान को जो JF-17 थंडर है, ये बेचे हैं। और इसी बीच हमजा अजहर सलाम, जो कि फाउंडर है और एडिटर है पाकिस्तान डेली का, इन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेसी में अजरबैजान के रिसेंट एक्विजिशन को लेकर चर्चा करी है, जहां पर अजरबैजान ने चाइना के JF-17C यानी ब्लॉक 3 जो फाइटर जेट्स हैं, इनको खरीदा है। और सलाम का ये मानना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये बेसिकली आर्मेनिया के जो Su-30 SM फाइटर्स हैं, इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा एडवांस है। और उसके इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह ये है कि JF-17 थंडर में एडवांस एसा रडार इस्तेमाल किया गया है
और उसके साथ PL-15E मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है वो इसे काफ़ी लीथल बना देता है। और ऐसे में ये एक क्लियर थ्रेट होने वाला है आर्मेनिया के Su-30 SM फाइटर जेट्स के अगेंस्ट। अब आपको बता दें कि पहली बार ऐसा क्लेम नहीं आया है JAP-17 थंडर को लेकर के। पाकिस्तान ने हमेशा अपने JAP-17 थंडर को जो एडवांस फाइटर्स हैं उनसे कंपेयर किया है, ये जानते हुए भी कि इनके खुद के जो एयरक्राफ्ट है वो अक्सर ग्राउंडेड रहते हैं। और म्यांमार और नाइजीरिया में इन जेट्स के साथ क्या हुआ है ये भी हमने अच्छे से देखा है। और रही बात कॉम्बैट की, तो अगर कभी मौका मिलता है तो रियल लाइट कॉम्बैट में ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि Su-30 SM की मनूवरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है या JAP-17 थंडर की रडार्स कितने पावरफुल हैं और कितने ज़्यादा दूर तक वो डिटेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि चाइनीज़ रेडार ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुके हैं कि कैसे इनकी रेंज कुछ और क्लेम की जाती है और प्रैक्टिकली इनकी जो रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें भी पाकिस्तान को सोचनी चाहिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। आप सबको याद होगा हाल ही में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए 240 की संख्या में जो AL-31 FP इंजन है इनकी डील को क्लियर किया गया था। और अब यहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने ये निकल के आई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उन 240 इंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें से पहला इंजन ऑलरेडी बना करके हैंड ओवर कर दिया है इंडियन एयरफोर्स को। और इसके लिए बाकायदा कोरापुट में एक सेरेमनी का आयोजन भी किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट है 240 AL-31 FP एरो इंजन का। और ऐसा बताया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI जेट्स को लगातार ये जो एयरक्राफ्ट है ये जो इंजन अपग्रेड है ये मिलता रहेगा। एचएएल ने ये भी क्लियर कर दिया है कि 8 वर्ष के अंतर्गत जो इंजन डिलीवरी है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इनमें काफ़ी सारे अपग्रेड भी किए हैं। और इस पर बात करते हुए डिफेंस प्रोडक्शन के जो सेक्रेटरी हैं संजीव कुमार सर, उन्होंने कहा कि एचएएल ने ऑलरेडी स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश कर लिया है, जहां पर जो काफ़ी एडवांस टेक है ये विकसित की जा चुकी है और अब हम ग्लोबल OEM के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने योग्य हो चुके हैं। और उन्हें भरोसा है कि तय किए गए समय में ही ये जो इंजन है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि ये जो इंजन है भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI में रिप्लेस भी किए जाएंगे और जो पुराने इंजन है उनको ही रिटायर भी करेंगे। इसके अलावा इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है ये लगातार बढ़ता जाएगा और इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट का परसेंटेज है ये 50% को पार करने वाला है, इसकी उम्मीद है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में इन नए इंजन का इस्तेमाल भी किया जाना है, तो ये इंजन हर प्रकार से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने वायुसेना प्रमुख की जो कमान है वो संभाल ली है और उन्होंने अपने पहले मीडिया इंटरेक्शन के दौरान तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 AMCA प्रोग्राम में जोर दिया है। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 200 तेजस फाइटर जेट्स के लिए कमिटेड है। और उन्होंने ये भी कहा कि निस्संदेह तेजस एक छोटा एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसने अपनी कैपेबिलिटी का बखूबी व्याख्यान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए ज़रूरी ये भी है कि हम बड़े और एडवांस तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की भविष्य की नीड को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तेजस प्रोग्राम से क्लोजली एसोसिएटेड था और ये एयरक्राफ्ट मेरे हृदय के काफ़ी करीब है और इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कॉम्पैक्ट फाइटर होने के बावजूद भी इसने अपनी जो यूटिलिटी है, अपने जो इंपॉर्टेंस है, इसको प्रूव किया है। लेकिन हमें इस समय अधिक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म जैसे कि तेजस मार्क 2 और AMCA है, इनकी ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।